ये है बरेली और आप देख रहे हैं बरेली प्राइम, बरेलीज नंबर 1 चैनल। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड केयर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेल्थ एंड केयर कार्यक्रम में हम आपको शहर के रिनाउंड डॉक्टर से मिलवाते हैं और बात करते हैं उनसे एक किसी खास बीमारी पर या किसी खास थेरेपी पर। बरेली एक बड़ा शहर है, हाईटेक होता जा रहा है, लेकिन मेडिकल के मामले में भी ये शहर हाईटेक हो रहा है। अब तक जिन पेशेंट्स को दिल्ली, लखनऊ या आसपास के बड़े इलाकों में भेजा जाता था, जो क्रिटिकल कंडीशंस के पेशेंट्स होते थे, बरेली अब उन पेशेंट्स को इलाज देने में, उनको सरवाइव करने में कितना आगे है और कितना सक्षम है, इसकी जानकारी हम लेंगे डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा जी से, क्योंकि उन्होंने बरेली में क्रिटिकल केयर यूनिट्स को, इस डिपार्टमेंट को एक खास शक्ल दी है और एक खास दिशा भी दी है। डॉक्टर सोमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ एंड केयर में। आपने बकायदा MBBS के बाद अपना MD करने के बाद क्रिटिकल केयर में भी आपने किया और आप सर गंगाराम हॉस्पिटल, अपोलो जैसे संस्थानों में भी रहे। क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट एग्जैक्टली है क्या? देखिए, वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ मेडिकल क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। जिस तरह की अगर आप देखें, इतनी नई मशीनें आ चुकी हैं, जैसे वेंटिलेटर्स, पेसमेकर्स, डायलिसिस और या ब्रेन के केस में भी थ्रोम्बोलाइसिस की सुविधाएं। तो आज के इसमें जो आज से 5 साल या 10 साल पहले जिन मरीजों को कहते थे लाइलाज हैं, वो मरीज आज की तारीख में बचाए जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास नई टेक्नोलॉजी और उस तरह की एक्सपर्टाइज हो। जैसे कि सांस बंद होने पे वेंटिलेटर, या पल्स गायब होने पे या पल्स बंद होने पे पेसमेकर की सुविधा, किडनीज ख़राब होने पे डायलिसिस, या शॉक में सेंट्रल लाइन और दूसरी चीज़ों की सुविधा। तो क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट का मतलब है वो पेशेंट्स जो किसी भी डिपार्टमेंट से हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, लेकिन बहुत सीरियस हो चुके हों और जिनको ICU सेटअप की ज़रूरत हो। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र पे निगाह डाल के देखें, मेडिकल की हिस्ट्री पे, तो पाएंगे कि आज से 5 साल पहले और 6 साल पहले तक ये ICUs या क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट्स या क्रिटिकल केयर यूनिट्स सिर्फ बड़े बड़े शहर में हुआ करती थी, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में या अपोलो में या गंगाराम में या लखनऊ में। क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ICUs की या स्पेशल मशीन्स को चलाने के लिए डिफरेंट पूरी टीम की ज़रूरत होती थी। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसकी सांस बंद है, या जैसे आपने केस देखा होगा ये राहुल महाजन वाला कि कोकेन की या जैसे भी के वजह से सांस बंद हो गई, तो तुरंत आपको एक डॉक्टर चाहिए जो उसको ट्यूब डाल सके, यानी कि मुंह से फेफड़ों तक सांस की नलकी की एक नलकी डाल सके, जिससे सांस की मशीन या वेंटिलेटर कनेक्ट करा जा सके। और ये होना भी चाहिए तुरंत, मतलब कि 30 से 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर। और फिर उसके बाद मशीन चलाने के लिए आपको एक चेस्ट फिजिशियन चाहिए जो वेंटिलेटर की मशीन चला सके। अगर मान लीजिए पेशेंट की हार्ट बीट बंद हो गई है तो पेसमेकर जाने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए। और इसी तरह से आपको नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए अगर उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है या पेशाब की दिक्कत हो रही है। और फिजिशियन चाहिए बाकी फीवर या इन्फेक्शन या चीज़ों को करने के लिए। तो होता ये था कि जिस हॉस्पिटल्स में पूरी 5 से 7 स्ट्रीम्स के लोग, स्पेशलाइज्ड लोग हों, वहीं पर ICU खुल सकती थी। लेकिन अब पिछले 5-6 ईयर से एक नई ब्रांच डेवलप हो रही है जिसे कहते हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जिसमें बेसिकली मेडिसिन, जनरल इंटरनल मेडिसिन, चेस्ट फिजिशियंस, एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक्स, इन 4 स्ट्रीम्स के लोग जिसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इनका बेसिक काम यही होता है, इनको सब ये टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, चीज़ें इसमें एक्सपर्टाइज दी जाती है, जिससे बाकी सारे क्षेत्रों का जो क्रिटिकल केयर की चीज़ें हैं इनको वो खुद टैकल कर सकें। तो यह है क्रिटिकल केयर कुल मिला के। और इसे और बोलचाल की भाषा में बताएं तो जैसे मरीज बिल्कुल सीरियस हो जाए, जब BP गायब हो जाना, शॉक में चला जाना,
तब क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट चाहिए। नब्ज़ का बंद हो जाना, पेसमेकर के लिए क्रिटिकल डिपार्टमेंट चाहिए। और ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं सांस का बंद होना या सेप्सिस की वजह से, निमोनिया की वजह से सांस का पूरा ना आ पाना, जैसे ARDS या सेप्सिस बोलते हैं, उसमें क्रिटिकल डिपार्टमेंट चाहिए। और बहुत तरह की इमरजेंसी हैं, जैसे मान लीजिए पॉइजनिंग की वजह से सांस बंद है तो क्रिटिकल डिपार्टमेंट चाहिए। स्नेक बाइट है और ट्रॉमाज हैं, खासतौर से ट्रॉमा में भी क्रिटिकल केयर का बहुत बड़ा योगदान है। तो सारी वो कंडीशंस, यानी कि बड़ा वाइड इसका सब्जेक्ट है और जी बड़ा हाँ। वाइड रेंज भी चाहिए होती है। एक एमडी जो होता है जी। वो अपने पेशेंट को दुरुस्त तो करता ही है, जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो क्रिटिकल केयर जी हाँ। यूनिट में लोग आते हैं, जो इसको स्पेशलाइज होके आते हैं, जी। वो उन लोगों का अपना एक स्ट्रेस, उनके प्रेशर और हर पेशेंट को दौड़ के देखना, दौड़ के करना, जी हाँ। एक अलग गहमा गहमी वाला नहीं। माहौल आईसीयू को बड़ा हाईटेक तरीके से आप लोगों ने कर दिया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आईसीयू के में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। आप खुद सोचें कि जिसके घर में किसी के पिता की या माँ की सडनली सांस बंद हो गई हो तो क्या गुजरेगी, आप सोच। हाँ, तो सांस बंद पे एक बात होती है कि अक्सर आता है कि आईसीयू के अंदर आप लोग चूंकि किसी को जाने नहीं देते हैं, जी हाँ। दूर से देख सकते हैं। अब एक पेशेंट वेंटिलेटर पे चल रहा जी है, हाँ। वेंटिलेटर की क्या वैल्यू है? और अक्सर ये माना जाता है कि वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट है तो या तो वो मर चुका है या मरने के बहुत करीब है और अस्पताल वालों ने उसे रोक के रखा हुआ है। जी। एग्जैक्टली वेंटिलेटर का क्या रोल है पेशेंट्स की लाइफ में? राजेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अक्सर मरीज के इशारे आते हैं कि किसी ने, पड़ोसी ने या बगल में किसी ने कह दिया कि साहब आपके मरीज की तो सांस बंद हो चुकी है, और सांस बंद होने का तात्पर्य वो मृत्यु से लगाते हैं कि आपके मरीज की सांस नहीं आ रही है, उसे तो ज़बरदस्ती मशीन पे रखा हुआ है। मैं ये बताना चाहूँगा VM दर्पण के माध्यम से कि ये सरासर गलत है। मनुष्य की मृत्यु का मतलब सांस बंद होना नहीं है। अगर उसका ब्रेन ना काम करे या हार्ट बिल्कुल स्टॉप हो जाए तभी उसको मृत्यु कहा जा सकता है। हमारे पास खुद इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मनुष्य जो है या पेशेंट जो है 15-15, 20-20 और 2-2 महीने तक वेंटिलेटर पे रहा और उसके बाद चल के पूरी तरह से स्वस्थ वापस गया। तो देखिए, वेंटिलेटर के बारे में ये भ्रांतियाँ क्यों हैं? क्योंकि वेंटिलेटर पे जब मर जाता है वैसे ही सीरियस होता है। और अगर आप देखें आज से कुछ साल पहले तक हमारे शहर में भी और बाकी जगह भी वेंटिलेटर्स की जो स्टैंडर्ड होता था वो बहुत ख़राब किस्म का था। देखिए, वेंटिलेटर एक इस तरह की मशीन है जो आपको 6,000 से लेके 16 लाख रुपए तक की मिलेगी। तो अगर आप, सीधी सी बात है, जितना गुड़ लगाओगे उतना मीठा होगा। यानी कि उसमें इतने परफेक्शंस आ जाते हैं जी हाँ। कि पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन इनटेक करनी है, जी हाँ। कितने देर में करनी जी हाँ। है, क्या प्रेशर उसका जी हाँ। रहेगा। जी हाँ। तो जो भी जिस तरह भी क्रिटिकल देखिए। पेशेंट की पोजीशन है, जी हाँ। उसी हिसाब से आप मशीन के हिसाब से उसको सेट बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। वेंटिलेटर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सांस फूकने की मशीन। उसको इतना देखिए ना, भगवान की बनाई हुई लंग्स के, Diaphragm अगर से, आपको लंग्स को कंपेयर करना है तो आपको ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो ये सेंस कर सके कि फेफड़े के कौन से हिस्से में कितनी ऑक्सीजन जानी है, कितने प्रेशर से जानी है और कब कितने प्रेशर से जानी है और कितनी सांसें उसको मरीज को लेने देना है और कितनी सांसें अपनी देनी है। तो इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स या जो हवा देने का सिस्टम, वो भले ही बहुत परफेक्ट ना हो, लेकिन उसको सेंस करने का सिस्टम या उसको सेंस करने का कंप्यूटर बहुत एडवांस होना चाहिए। यही वजह है कि वेंटिलेटर्स आज की टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मैं सोचता हूँ कि आपका जो डिपार्टमेंट होता है, जो जी। आपका वो यूनिट होता है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज तत्परता और तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, ठीक कहते वो हैं। बहुत जरूरी होता है। तो इसको आप जैसे आपके साथ एक साथ 2-3 पेशेंट्स आ गए, जी हाँ। कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, अगर एक साथ, जैसे आप कह रहे हैं पॉलीट्रॉमा की या जो कैलामिटी की बात कह रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए जैसे अभी आपने सुना कि बस उलट गई वो हल्द्वानी के पास, या हमारे पास भी कई बार ऐसा होता है कि 16, 17, 18 लोग एकदम कोई ट्रॉमा के विक्टिम्स आए, या मान लीजिए गैस लीक हो गई, जो जैसे दिल्ली में गैस लीक हुई, तो आपको उस समय ये जज करना होता है किस पेशेंट को बचाया जा सकता है। अगर मान लीजिए पेशेंट और किसको वास्तव में आईसीयू केयर की ज़रूरत है, जिसको कम चोट लगी है वो वैसे ही ठीक हो जाएगा, उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, और जो बहुत सीवियरली डैमेज हो चुका है उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पेशेंट वो चूज़ करना है जिसको तुरंत इलाज देने से वो फ़र्क आ सकता है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे लास्ट टाइम एक साथ 16-17 पेशेंट ट्रॉमा के आए थे, तो उसमें हमने उनको पेशेंट को चॉकआउट किया जिनका बीपी कम था लेकिन सेल्वेजेबल थे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस नहीं था, और जिनके इंटरनल ऑर्गन्स सेफ थे। तो बेसिकली गेट कीपिंग या जज करना कि कौन सा पेशेंट बच सकता है, यही एक क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट की सफलता का मूल मंत्र है। जी। कि एक उस डिपार्टमेंट में आने के बाद कितने लोग वहां से सरवाइव होके जा जी रहे हाँ, हैं, जी तो हाँ। क्रिटिकल पोजीशंस जी तो हाँ। उनकी हैं ही। एक बात और बताऊं, खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो सीधे सपाट क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए हमारा मरीज बच सकता है कि नहीं।
कि हम बिल्कुल साफ सी बात है। बोले हम ग्रामीण नहीं है तो जिस कोई भी बात- पूछेगा। देख, जनरल सेंस की बात है, इन लोगों में कॉमन सेंस बिल्कुल सीधा होता है। जी हाँ। तो वे कहते हैं साहब हम अपना खेत बेच देंगे, जब जमीन लाएं, बताइए मरीज बच सकता है कि नहीं बच सकता है। तो आपको एक जज करना होता है कि वास्तव में ये पेशेंट आप बच सकता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा सीवियर है मान लीजिए। और इन कंडीशन में सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है एज पे और पुरानी बीमारियों पे। मान लीजिए कोई जवान मरीज है तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई बूढ़ा पेशेंट है तो ऑब्वियस कि छोटी बीमारी भी उस पर भारी पड़ेगी। और अगर पहले से बीमारियाँ मान लीजिए स्मोकर है या सांस की दिक्कत है या डायबिटिक है तो चांसेस थोड़े कम के साइड होते हैं। अच्छा ये बताइए कि पहले ये होता था कि जो भी क्रिटिकल केस हुआ, जी। किसी को हार्ट अटैक हुआ या किसी को किडनी फेलियर का जी। पेशेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है, तो वो दूसरे शहर ट्रांसफर होते होते ही कई बार मैक्सिमम पेशेंट्स खत्म हो जाया करते थे, या दूसरे शहरों में पहुंचने के बाद इलाज इतना महंगा होता था कि उनकी पॉकेट गवारा नहीं करती थी। बरेली इस यूनिट में क्रिटिकल केयर के मामले में कितना सक्षम है और आपकी कॉस्ट का जो नेचुरली डिफरेंसेस होंगे वो कितने हैं? देखिए मैं आपके दो सवाल हैं, पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि जो कहते थे कि पहले भेजते थे और रास्ते में पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती थी। तो देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत सीरियस मरीज लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में रखना पसंद नहीं करते थे, कि अगर आपके हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई है तो आसपास के लोग या उसके फैमिली के लोग बुरा मानेंगे या आपके हॉस्पिटल का बड़ा गलत नाम होगा। लेकिन इसीलिए जो मरीज बहुत सीरियस होता था उसको ज़्यादातर लोग कई बार ये कहते थे कि आप दिल्ली ले जाओ या लखनऊ ले जाओ, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसे नहीं होती थी और रास्ते में समाप्त हो जाता था। लेकिन जब से हमने यहाँ पे क्रिटिकल केयर में काम करना शुरू किया है तो रिस्क हमने सब तरह के लिए हैं। और ये बात नहीं है, मरीज़ के रिश्तेदार भी समझते हैं कि अगर मरीज़ सीरियस है तो वो समझते हैं कि देखो चांसेस कम हैं, लेकिन डॉक्टर की अपनी पूरी कोशिश, बजाय इसके कि वो पेशेंट एम्बुलेंस में या सड़क के किनारे रामपुर गजराला या उसके आगे कहीं पे वो हो, इससे बेहतर ये है कि उसको बरेली के ही आईसीयू में रखा जाए। देखिए रिस्क तो लेना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि मॉर्टेलिटीज़ या केस डेथ्स नहीं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं कि पेशेंट सीरियस था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी कोशिश बिल्कुल ऑनेस्ट थी और पूरी थी कि नहीं। और दूसरी बात आपने कही कि जो कॉस्ट फैक्टर, देखिए मैं खुद अपोलो और पीजीआई दोनों में जगह पर रजिस्ट्रार रह चुका हूँ और मैं आपको एस्टिमेट बताऊँ कि अगर एक पेशेंट को आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखना है दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में जैसे गंगाराम में या अपोलो में, तो एक दिन का लगभग खर्चा आएगा 45,000 से लेके 75,000 रुपये तक का। और अमूमन इस तरह के पेशेंट 6 से 7 दिन तक रहते हैं, इसका मतलब 4 से 5 लाख रुपए तक का कुल खर्चा आता है। वही सुविधाएं अगर हम बरेली में देते हैं तो इनकी कॉस्ट पड़ती है करीब 4,500 से 5,000 रुपये पर डे। तो आप देख लें कि बिल्कुल 1/10 कॉस्ट हो जाती है और हर आदमी की हैसियत नहीं होती है। देखिए हमें ये तो हर तबके का इलाज करना है, हर कॉस्ट वाले आदमी का इलाज करना है, हर आदमी की हैसियत नहीं हो सकती कि एकदम से 3 या 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए खर्च कर सके। अच्छा, इसके साथ दूसरी चीज जुड़ी है कि जो 45 या से लेकर 75,000 रुपए में सुविधा मिल रही है, हाँ। या जो मशीनरी मिल रही है, या जो टेक्नोलॉजी मिल रही है, या जो सेवाएं मिल रही हैं, या अनुभव मिल रहा जी है, हाँ। क्या बरेली भी प्रोवाइड कर रहा है? देखिए एक बात सुनिए, सिर्फ एक क्षेत्र है जिसमें हम लोग अभी तक पिछड़ रहे हैं, वो है बाईपास सर्जरीज। इसके अलावा और या किडनी ट्रांसप्लांट्स, इसके अलावा हर क्षेत्र में हम ये दावे के संग कह सकते हैं, पूरे दावे के संग हम ये कहते हैं कि जो सुविधा हम अपनी आईसीयू में देते हैं बिल्कुल वही सुविधा अपोलो में या गंगाराम में या एजीपीजीआई में मिलेगी। देखिए बड़े शहर के हॉस्पिटल में भी हमने काम किया हुआ है और हमें पता है वहाँ पे क्या सुविधा है। हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो लेटेस्ट हैं, जो इक्विपमेंट हमारे पास हैं वो शायद अभी लखनऊ में भी नहीं हैं या दिल्ली के भी कम अस्पतालों में हैं। तो अगर हम ये कहें कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बराबर हैं वो तो झूठ होगा। देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है शहर का सबसे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, बहुत अच्छी उसकी एड्स हैं, लेकिन फिर भी उसके अगर आसपास हो तो लेकिन हम उसके काफ़ी पास हैं। एक बाईपास बरेली शहर में नहीं होती, कार्डियक सर्जरी अगर एंजियोप्लास्टीज चाहिए तो शिफ्ट करना पड़ता है, या रीनल ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत हो तो शिफ्ट करना पड़ता है। इसके अलावा लगभग हर क्षेत्र में हम दिल्ली के इक्वल हैं। देखिए दोस्तों, काम बड़ा मुश्किल है। एक तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना और उसके साथ साथ मशीनरी की टेक्नोलॉजी को भी समझना मुश्किल काम है, और उससे ज्यादा जरूरी है कि कितनी तत्परता से और कितने तुरंत जो आप निर्णय लेते हैं और निर्णय आपका किस तरफ जाता है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ सोमेश जी ने बरेली में ये जो क्रिएटिव यूनिट है
क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं, इनको किस तरह से स्टेब्लिश किया, शहर के लोगों को का मिजाज कैसे चेंज किया, इसको समझने में इनको क्या परेशानियां आई, और एक खासियत इनकी और है तुरंत पेसमेकर लगाने की। हम ये इनसे जानेंगे एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रकाश टावर, स्वच्छ सुंदर वातावरण, बरेली की शान, इसमें है आपका अपना संस्थान बीकानेर वाला। स्वाद जायका उच्च कोटि का भरोसा, यहाँ है मिठाई व्यंजन और मनोरंजन का खजाना। हर मिजाज और मौसम के अनुकूल हम पेश करते हैं लजीज व्यंजन। हमारा उद्देश्य है तृप्ति और संतुष्टि। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है हेल्थ एंड केयर में। हेल्थ एंड केयर आप ही की हेल्थ और आप ही की केयर के लिए है, और बात हम कर रहे हैं क्रिटिकल केयर यूनिट के बारे में। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब आप बरेली आए और इस तरह के कोर्सेज अभी लॉन्च हुए हैं, आप शुरू करके आए, आप बकायदा एक MD MBBS थे, तो जब आपने राममूर्ति में इसको स्टार्ट किया और शहर में इस कॉन्सेप्ट को फैलाने की कोशिश करी, तो आपको किस तरह की दिक्कतें? देखिए, जो विजडम कन्वेंशनल विजडम थी उस समय, वो लोग सब ज़्यादातर जो बड़े लोगों से सीनियर से बात की और जो शहर का मिजाज जाना, तो लोगों का यही राय थी कि बरेली शहर में क्रिटिकल केयर यूनिट ज़्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि अगर मान लो कोई पेशेंट सीरियस पेशेंट एक्सपायर होता है तो उसका बहुत बैकलैश होगा या किसी की प्रैक्टिस चलेगी नहीं, और बहुत सिक पेशेंट को ज़्यादातर लोग दिल्ली ले जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हर आदमी के बस की नहीं है दिल्ली लेके जाना, और कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इलाज तुरंत और उसी वक्त चाहिए। वो मरीज़ 6 घंटे का या 2 घंटे का या 3 घंटे का वेट नहीं कर सकता है। जैसे कि आप खुद जानते हैं, पेसमेकर वाली बात आपने कही, अगर किसी पेशेंट को पेसमेकर नब्ज़ कम होने की वजह से या नब्ज़ बंद होने की वजह से, हार्ट ब्लॉक की वजह से BP फॉल कर रहा है, तो वो वेट नहीं कर सकता कि दिल्ली जा सके या लखनऊ जा सके। उसको तो कुछ सेकंड्स के अंदर पेसमेकर चाहिए, तो ऐसे मरीज़ का तुरंत इलाज कर देना चाहिए। और यही तो जो आपने एक खास अपने अंदर सिफ्त पैदा की है, खास टेक्नोलॉजी आप पेसमेकर लगाते हैं, एक उसके बुनियादी और परंपरागत तरीके हैं पेसमेकर लगाने के। आपके पास ऐसी क्या बात है कि मतलब आप एक नए किस्म से पेसमेकर? देखिए, मैं बताता हूँ, सीधी समझने की बात है। पेसमेकर क्या है? पेसमेकर एक इलेक्ट्रिकल वायर है या तार है जिससे आप करंट का स्टिमुलेशन देते हैं। मतलब हार्ट की बीटिंग बंद हो गई, हार्ट को करंट मिलना बंद हो गया, तो एक तार लेके आपको हार्ट के बिल्कुल टिप पे पहुंचाना है, जो हार्ट को टच करे और करंट दे, उसकी वजह से हार्ट बीट करना स्टार्ट करे। तो जो पुराना या कन्वेंशनल तरीका है वो है कि पैर की नाड़ी से एक तार डालना, उसको एक्सरे मशीन में देखते हुए घुमा के ऊपर हार्ट तक ले जाना और टर्न करके उसको हार्ट की टिप पे या राइट वेंट्रिकल की टिप पे टच कराना। इसको कराने के लिए 2 प्रॉब्लम है। एक तो इसमें टाइम लगेगा, पहले आप OT तैयार करिए, आपके पास सियाम की मशीन होना चाहिए, और उसके बाद 1 से 1.5 घंटा लग जाता है इस प्रोसेस को करने में। लेकिन जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सेंट्रल लाइन से पेसमेकिंग करना, यानी कि अगर आप सीधे हार्ट के पास यहाँ पे वेन होती है, कहते हैं सबक्लेवियन वेन, अगर डायरेक्ट यहाँ से डालें तो आप देखें कि सिर्फ 15 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर का एरिया है, और जिसमें तुरंत अगर आप वायर डालें तो बहुत तेज़ी से पेसमेकिंग होती है। अगर आप फिमोरल या कन्वेंशनल विधि से पेसमेकिंग करें तो कम से कम 30 से 45 मिनट या 1 घंटा तक लगता है लोगों को। लेकिन अगर इस विधि से पेसमेकिंग करें तो 30 सेकंड से 3 मिनट के अंदर पेसमेकिंग हो जाती है। मतलब इसमें पेशेंट जो है सर्वाइव इसलिए कई बार कर जाता होगा कि मतलब आपने उसके समय को बचा लिया, समय कट शॉर्ट करके आपने उसको करंट पास कर दिया उसके दिल को। बिल्कुल ठीक कहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ इसीलिए पेशेंट बच गया क्योंकि तुरंत हमने उसको पेसमेकर लगा दिया। अच्छा, ये बताइए कि दूसरों के दिल इस तरह से धड़काते जब नई टेक्नोलॉजी से आप रूबरू होते हैं तो आपके दिल कितने धड़कते हैं? नहीं, वास्तव में से बताएं, कई बार तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ के मदर, फादर या वाइफ्स वो आके कहती हैं साहब कि हम तो आप ही के सहारे हैं, या भगवान के बाद आप हो, या आप ही हमारे भगवान हो, तो उस समय हमारा दिल कांप जाता है। हमें लगता है हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है। कई बार तो इसीलिए प्रॉब्लम होने लगती है कि हमें लगता है बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस डाली गई हैं। तो जब उन प्रेशर्स को आप महसूस करते हैं तो किसके सामने हाथ उठाते हैं? ऐसा ऊपर वाले के सामने हाथ उठाते हैं, उसे कहते हैं हमारे गुनाहों को माफ़ करना। अच्छा, ये बताइए कि एक डॉक्टर जो है वो कितना आस्तिक होता है? देखिए, ये जो कहा जाता है, आदमी जितना पढ़ाई करता जाता है उतना ज़्यादा भगवान में विश्वास करने लगता है। हम जब शुरुआत में 10वीं 11वीं 12वीं में थे
तो इन चीज़ों को मजाक में लिया करते थे। और वास्तव में हम समझते हैं कि भगवान वास्तव में इसको चलाने वाला, दुनिया को चलाने वाला वही है। अच्छा, पॉइजन्स के जो मरीज आते जी हैं हाँ, आपके पास, जी हाँ। खास तौर से सांप काटे के जी हाँ। या और ज्यादा ये जो नशे की जो चीजें जी हैं, हाँ। इनका इलाज किस तरीके से और कितना परसेंटेज इसमें बचता है? देखिए, कुछ जहर इस तरह के हैं जिनको 100% बचाया जा सकता है। जैसे कि लोग फिनेट या ऑर्गेनोफॉस्फोरस पीते हैं या कीड़ा मार दवाइयाँ छिड़कते हैं, इनमें कोई वजह नहीं कि मरीज ना बचे। अच्छा। और भी कई तरह के जो नॉर्मल पॉइजन है, जैसे बॉटलिज्म या फूड पॉइजनिंग के पेशेंट्स हैं या ऑर्गेनिक पॉइजन है, उनको बचाया जा सकता है। लेकिन 2 पॉइजन इस तरह के हैं जिनकी काट नहीं है। पहला तो है सल्फाज और दूसरा है ये एम्प्यूल, जिसे कहते हैं इथाइलिन डाइब्रोमाइड, EDB। दोनों पॉइजन इस तरह के हैं, आपको याद होगा कि भोपाल गैस त्रासदी में गैस निकली थी, फॉस्जीन गैस। ये जो सल्फाज जहर है वो पानी के संग मिलकर फॉस्जीन गैस बनाता है। जैसे ही गोली या पाउडर उसका मुंह में जाता है, तुरंत गैस बन जाती है और वो बॉडी में फैल जाता है। मतलब इससे पहले कि आप कुछ कर सकें, वो जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो कितने मतलब सांप के काटे मरीज हैं, कितने परसेंटेज इसमें बच जाते हैं? सांप के काटे का मरीज 100% बच जाते हैं अगर वक्त रहते हुए आ जाएं। 100% जी 100% बच जाते हैं। अच्छा। जी। अच्छा, अभी हमारे पास एक महिला है जो नेपाल में, जिनको सांप ने काटा था। हाँ। और उसके बाद यहाँ आई, 2 दिन वेंटिलेटर पे थी और अब राखी नाम है उनका, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी। तो ये कितने दिन लगते हैं इस तरह के पेशेंट को सर्वाइव होने? सांप के काटे का मरीज 3 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा। लेकिन पॉइजनिंग में डिपेंड करता है। सल्फाज पॉइजनिंग में तो अगर देखिए, सल्फाज पॉइजनिंग के पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल है। सच्ची बात में सही बताऊं, बात ही है। मेरे पूरे इसमें कैरियर में मैंने करीबन 150 से ज़्यादा सल्फाज पेशेंट को ट्रीट किया होगा और करीबन 6 या 7 ही बचे होंगे। मतलब जिसने पुरानी गोली खाई उसको हम जहर में नहीं मानेंगे। सल्फाज पॉइजनिंग का पेशेंट उसी को मानेंगे जिसने गोली खाई, उसके बाद उसका ये चीज अपने BP गायब हो गया। ये चीज अपने घर से काफी दूर रखने वाली चीज। देखिए, इस जहर की हमारी सोसाइटी को कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसा लगता है कि सल्फाज जहर चूहों से ज़्यादा आदमियों को पसंद आता है। उसको बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल, लोग इसको आत्महत्या के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी नॉलेज में जो क्रिटिकल केयर यूनिट में लोग रहते हैं, मैक्सिमम आदमी, चाहे वो कार्डियक पेशेंट हो चाहे नेफ्रो का पेशेंट हो, मैक्सिमम आप उसे कितने दिन तक और किस अवधि तक रखते हैं? देखिए, कोई भी आदमी क्रिटिकल केयर यूनिट में ICU में नहीं रहना चाहता और आमतौर पे पेशेंट वही रहते हैं जो बेहोश हों या बिल्कुल ही वेंटिलेटर पे हों। पेशेंट जैसा ही होश में आता है या स्टेबल होता है तो तुरंत बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये डिपेंड करता है। हार्ट अटैक का मरीज़ मुश्किल से 3 दिन ICU में रहता है और OP पॉइजनिंग का पेशेंट 5 दिन ICU में रहेगा। सबसे ज़्यादा समय तक रखना पड़ता है सेप्सिस वाले पेशेंट्स को। जैसे मान लीजिए ऑपरेशन हुआ, एब्डोमेन का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद सेप्सिस हो गया, ARDS हो गया, ऐसे पेशेंट्स को कई बार 15-15, 20-20 दिन तक ICU में रखना पड़ता है। अच्छा, डायलिसिस की प्रोसेस भी आप वहाँ कराते हैं? देखिए, जो ICU के पेशेंट में जो डायलिसिस की ज़रूरत होती है वो फ़र्क किस्म की डायलिसिस है। डायलिसिस में दरअसल शरीर का सारा खून एक मशीन के अंदर से घुमाना पड़ता है, जिसमें वो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड जाए और डायलिसिस हो या खून छन के पेशाब बने। लेकिन जो ICU वाले पेशेंट्स होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर इतना कम होता है कि उनको डायलिसिस की मशीन पर नहीं रखा जा सकता। डायलिसिस मशीन पर रखते से ही वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका BP ख़त्म हो जाएगा। तो ICU सेटअप में डायलिसिस करने का दूसरा तरीका होता है, जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं या कंटिन्यूस CAVHD बोलते हैं। मतलब उसमें मोटर और मशीन ना लगा करके खून की ही, शरीर की ही एक नाड़ी को और एक धमनी को, आर्टरी और वेन को निकाल के किडनी में डाल के कनेक्ट कर देते हैं। इसको धीमी डायलिसिस या स्लो डायलिसिस या CAVHD बोलते हैं। तो ICU सेटअप में इस डायलिसिस को करा जाता है। अच्छा, आपके पास HIV पेशेंट्स भी आते हैं क्या? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। ऐसा लगता है कि लोग बरेली के फिजिशियंस या डॉक्टर्स या अभी तक बाकी लोग इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि बरेली भी एक HIV संक्रामक क्षेत्र में आ चुका है। मेरी खुद की प्रैक्टिस में कम से कम 11 से 12 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको HIV है और जो फुल ब्लोन एड्स के केस थे। बिल्कुल रिसेंटली अभी परसों ही एक पेशेंट आया है जिसको करीबन 3 महीने से वो TB की दवा दी जा रही थी कि इसको वेट लॉस है तो ये शायद TB होगी, लेकिन कभी भी किसी 3 ट्रीटिंग फिजिशियंस ने ये नहीं सोचा। देखिए, जब मेरे पास 11 मरीज हैं तो मेरा अंदाज़ा है कि बरेली क्षेत्र में कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 15 हज़ार लोग HIV पीड़ित होंगे। और तो ये तो एक अच्छा खासा ये अच्छा खासा आंकड़ा है ये। और ये बात और मैं बताना पसंद करूँगा कि ये नहीं है, ये गलत भ्रांति है कि HIV का कोई इलाज नहीं है। आज की तारीख में HIV को किसी भी क्रोनिक डिजीज़ की तरह
शुगर या बीपी की तरह इलाज करा जा सकता है। मेरे पेशेंट्स भी हैं, अगर वो पेशेंट आपके बगल में बैठा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये इस पेशेंट को कभी एड्स थी या इसको HIV है। अच्छा, तो यानी क्योरेबल चीज है और मतलब नहीं, इसमें घबराने वाली। सुनिए, अगर दवाई खाते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक चलेंगे। इस स्टेज पर ये बीमारी पहुंच चुकी है अब। जी। यानी क्योरेबल आप क्योर कर सकते हैं? नहीं, जड़ से खत्म नहीं करा जा सकता मतलब पेशेंट पूरी को तरह से आप काबू आराम में। जी हाँ, आराम दे सकते जी हाँ, अपना काम कर सकता है, सब चीज़ें कर सकता है। एक बहुत खराब बीमारी और है हमारे देश में जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो है डायबिटीज। जी हाँ। डायबिटीज के पेशेंट भी तब आते हैं जब उनको लगता है, अब तो मानते नहीं है, और जब पता लगा आंख पे वार हो गया या किडनी पे वार हो गया उनके, तब वो, और मुझे लगता है वो सीधे आपके ही शरण में आते होंगे। किस तरह से डायबिटिक वालों को आप ट्रीट करते हैं? राजेश जी, देखिए, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट तो सबसे बेस्ट वही है कि एक्ट फास्ट एंड एक्ट स्ट्रांग। मतलब जितनी जल्दी इसको डिटेक्ट कर लें कॉम्प्लिकेशन होने से पहले, सबसे बेस्ट वही रहेगा। लेकिन आपने सही बात कही, खास तौर से बरेली और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक धारणा है लोगों के मन में कि मेरी शुगर तो बिना गोली खा के ठीक है, या मैंने तो सिर्फ डाइट ही शुगर को काबू में कर लिया, या वो लोग सदाबहार के पत्ते खाते हैं या देसी दवाइयाँ खा के, या करेले का जूस। अब करेले के जूस का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मीठा खा के डायबिटीज़ हुई है तो कड़वा खा के डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। लोग इन भ्रांतियों में रहते हैं और इनसे काफ़ी उनका नुकसान हो जाता है। देखिए, वो ज़माने गए जब फास्टिंग या PP शुगर को सिर्फ काबू में करा जाता था। आज की तारीख का फंडामेंटल ये है कि पूरे 24 घंटे में आपकी शुगर, फास्टिंग शुगर 110 से ऊपर और खाने के बाद की शुगर 140 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और यही नहीं, सिर्फ 2 बार पूरे 24 घंटे में ये शुगर इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म पे आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। वरना शुगर का इलाज ये कि मैं आज आपकी शुगर काबू में कर दूं, फास्टिंग और PP, ये कोई इलाज नहीं है। इलाज ये है कि आज से 15 साल बाद आपके कोई पैरों में न्यूरोपैथी ना हो, झंझनाहट ना हो, आज से 20 साल बाद आपको कोई किडनी की दिक्कत ना हो, और आज से 11 साल बाद आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो या कभी हार्ट अटैक ना हो। ये शुगर का संपूर्ण इलाज है। अच्छा, एक बात और जी। एक ज़माना था, अगर आज से 10-15 साल पहले चले जाइए, कि बड़े बड़े बुजुर्ग डॉक्टर्स, अनुभवी डॉक्टर्स अपने चैम्बर्स में बैठे होते थे और लोगों को लगता था इस डॉक्टर का बहुत सारा अनुभव है और लोग उस अनुभवी डॉक्टर से ही अपना इलाज कराना पसंद करते थे। आजकल बड़े यंगस्टर्स डॉक्टर और बड़े खूबसूरत चेहरे और बड़े उस तरीके से आ रहे हैं, और वो मुझे लगता है टेक्निकली और बिहेवियरली ज़्यादा नज़दीक हैं पेशेंट्स के, उनकी अपनी जिम्मेदारियों के। आप जैसे खूबसूरत इंसान के पास जब लोग पेशेंट आते हैं तो क्या आप पे भरोसा करते हैं? देखिए, बताऊं, एक ज़माना था जब जो कॉमन फिजिशियन हुआ करता था, वो पल्स देख के कह देता था जाओ तुम्हें मलेरिया और तुम्हें टाइफाइड और तुम्हें शुगर और तुम्हें TB। वो ज़माना अब चला गया। अब हर चीज़ पे सबूत चाहिए होता है। आप ये साबित करने से पहले कि TB है, आपको लिखित सबूत चाहिए या जाँच चाहिए। तो आज के क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशंस का और जाँच का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। एक्सपीरियंस तो मैटर करता है। देखिए ना, आज के ज़माने में वो बीमारियां जो अमेरिका में होती हैं वो हिंदुस्तान में मिल रही हैं। ये वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। पहले ये था कि साहब कर्नाटका क्षेत्र में सिर्फ लेप्टोस्पायरोसिस मिलेगी या कोस्टल एरिया पे लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी मिलेगी, वो इस उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। अगर आप देखें तो सब जगह बीमारियाँ मिल रही हैं, क्योंकि आवागमन और मूवमेंट्स के इतने सारे साधन हो गए हैं कि आप कोई टाइम नहीं बचा कि साहब पता चला कि जून जुलाई में ही डायरिया होगा या टाइफाइड होगा। अब 12 महीने टाइफाइड मिलता है। और जैसे हमें कॉलेज में पढ़ाया करते थे कि साहब 45 या 40 साल से पहले आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडामेंटल आज की तारीख में छोटी उम्र में डायबिटीज हो रही है। जी हाँ, है ना, और काफी क्रिटिकल चीजें छोटी उम्र में ही देखने में तो मतलब जो पुराना कॉन्सेप्ट था मेडिसिन का कि इस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर बीमारी मिलेगी या पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर बीमारी मिलेगी, वो सारे कॉन्सेप्ट, या इस देश में बीमारी नहीं मिलेगी, वो सारे कॉन्सेप्ट अब बेकार हो चुके हैं, क्योंकि मिक्सिंग इतनी ज़्यादा हो गई है। तो अब फिजिशियन प्रैक्टिस करने के लिए या मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए आदमी को पूरे वर्ल्ड की या एटलीस्ट पूरे नेशन की हर तरह की बीमारियों पे कमांड होना जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि एक तो एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा पेशेंट्स की सीरियसनेस भी बहुत है। हमारे खान पान का सिस्टम बदला है, हमारा आचार व्यवहार बदला है, हमारा डेली रूटीन्स बदले हैं, जो हमें बीमारियों के और नजदीक ले आते हैं और कम उम्र में बीमारियां हो रही हैं। क्या रेशो रहता है आपके इस यूनिट का? कितने पेशेंट्स लगातार रहते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल का जो बिगड़ना है, लाइफस्टाइल सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आज की तारीख में शुगर, ओबेसिटी, हार्ट अटैक्स और CVS की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं डिजीज़ ऑफ ओपुलेंस, मतलब कि अधिकता की प्रॉब्लम्स हैं ये।
और सबसे बड़ा डेंजरस इसमें पॉइंट है वो स्मोकिंग का या गुटखा खाने का, जो आजकल प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। मैं कहना पसंद करूंगा जो हम लोग कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन कोई स्मगलर्स हैं या आतंकवादी हैं, तो मैं कहना पसंद करूंगा कि सबसे बड़ा दुश्मन दरअसल ये तंबाकू के मैन्युफैक्चरर्स हैं या स्मोकर्स हैं। इनको सबसे पहले इनके ऊपर एक्शन करना चाहिए और हिंदुस्तान की पीढ़ी को तंबाकू और सिगरेट आदि से बचाना चाहिए। अच्छा, आप जो प्रैक्टिस करते हैं, जी, आपको क्या लगता है कि आप अपनी प्रैक्टिस से कितना सीखते हैं? देखिए, सीखने का ये तो है कि आदमी ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक सीखता ही रहता है, और सिखाने के लिए कोई भी आदमी, आपको रिक्शे वाले से लेके एक ठेले वाला तक कोई भी कुछ सिखा सकता है। और एक फिजिशियन को तो दिन में कम से कम 4 घंटे नई चीज़ें पढ़ना ही पड़ती हैं, जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं, इंटरनेट पे पढ़ना पड़ता है, और डेली नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अगर नहीं सीखेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। देखा दोस्तों आपने, यही असल बात है कि जिस व्यक्ति के अंदर इतनी सारी काबिलियतें होते हुए भी जो व्यक्ति सीखने के लिए स्पेस अपने अंदर रखता है, अपने भीतर रखता है, वही लोगों का इलाज भी दुरुस्तगी से कर सकता है। और क्रिटिकल केयर यूनिट जो है ये अपने आप में बेहतरी से काम कर रही है, इस शहर में सक्षमता से काम कर रही है, कम खर्चे पे काम कर रही है, अच्छे औजारों के साथ और अच्छे उपकरणों के साथ काम कर रही है। इसमें जो डॉक्टर हैं वो कॉन्फिडेंट डॉक्टर्स हैं, और वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके पूरे शरीर के बारे में, आपकी हर चीज के बारे में भी जानते हैं। आप के यहाँ, आपके परिवार में अगर किसी को भी इस तरह की कोई समस्या है या परिवार में पैदा होती है, समस्याएं अचानक पैदा होती हैं, तो आप बरेली जैसे शहर पे और यहाँ के डॉक्टर्स पर भरोसा कर सकते हैं। उस भरोसे की बानगी हमने डॉक्टर सोमेश के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की। डॉक्टर सोमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि एक नए सब्जेक्ट पे, नई चीज पे, और जो चीज जो लोगों की आंख से थोड़ा परे होती है ना, और पेशेंट्स के लिए आदमी बहुत चिंतित होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि मेरा पेशेंट किन हाथों में है, कैसे उसके लिए काम हो रहा है, और वो जो काम करने वाला आदमी है वो कितना सक्षम है। आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेल्थ एंड केयर कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, आप ही की हेल्थ और आप ही की केयर के लिए है। आप किस तरह के डॉक्टर से किस तरह की बीमारी पर, किस तरह की समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं हेल्थ एंड केयर में, हमें लिख भेज सकते हैं इस पते पर। कार्यक्रम हेल्थ एंड केयर, विश्वमानव भवन, 103 सिविल लाइंस, हिंद सिनेमा के पीछे, बरेली। फोन 9359111011। तो अगले हेल्थ एंड केयर में आपकी परिवार की सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए, आपके बुजुर्गों के ख्याल के लिए हम शहर के फिर किसी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के साथ यही होंगे। हमें देखेंगे आप इसी चैनल पर, इसी समय हेल्थ एंड केयर में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।